रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट, इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहाँ तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो आप सबको सुनना भी चाहिए और लोगों को सुनाना भी चाहिए। यह बेहद खास है, एक नया पर्सपेक्टिव देंगे। आजकल हम काफी लॉ की जजमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट आई है, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी बहुत खास है। लॉ फील्ड में लंबे अरसे से वो हैं और उन्हें इस फील्ड का दिग्गज माना जाता है। नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में प्रोफेसर हैं, ऑथर हैं और डिसेबिलिटी फील्ड में उनके ओपिनियन की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। हमारे साथ एडवोकेट संजय जैन साहब हैं, लेकिन मैं उनसे मिलवाने से पहले आपको थोड़ी बैकग्राउंड दे दूं। एक दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ, जहानवी नागपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो मेडिकल में एडमिशन लेने वाली थी और उसके ऊपर जो मुख्य बिंदु आया कि कुछ सीट्स वैकेंट जा रही थी। तो उनका आर्ग्यूमेंट था कि जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई नोटिफिकेशन आती है, कुछ जॉब्स आती हैं, तो अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं उस जेब के पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन एजुकेशन की जो रिजर्वेशन है हायर एजुकेशन में, वहां पे इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जहां तो इसको भी जैसे जो जॉब्स को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, इसको किया जाए सीट्स को, या फिर ये जो बेंचमार्क डिसेबल्ड नहीं है उनको दे दिया जाना चाहिए। उस पर कोर्ट का जजमेंट आया, वो जानेंगे हम क्या जजमेंट है। तो संजय जैन सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद दानिश। तो ये मैंने कुछ बैकग्राउंड बताई है, आप करेक्ट भी कीजिए और हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए ताकि हम आगे इस पे बात कर पाए। जी दानिश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। और मैं सब लोगों को गुड आफ्टरनून कहता हूँ। और मैं ये भी थोड़ा बहुत बोल दूं कि मैं हालांकि काफी अरसे से डिसेबिलिटी राइट्स फील्ड में हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं एक विद्यार्थी हूँ इस फील्ड का और अभी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हमको सीखते रहना चाहिए। मेरे जो गुरु थे डॉक्टर देशपांडे, वो हमेशा मुझे इम्प्रेस करते थे इस बात के लिए कि हमेशा सीखते रहो। और जिस तरह से अपनी बात आप जोर शोर से रखते हो, तो दूसरों की बात को भी जोर शोर से अगर कोई रख रहा है तो सुनने की क्षमता रखो। और जब भी मैंने गलती की, जब भी मैंने किसी का काउंटर आर्गुमेंट को तवज्जो नहीं दी, तो सर ने मेरे कान पकड़े। तो मुझे लगता है कि उसी ट्रेडिशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जिस तरह मैं अपने आर्गुमेंट्स बहुत स्ट्रांगली रेज करता हूँ, मैं लोगों के आर्गुमेंट्स की भी उतनी ही इज्जत करता हूँ। तो कृपा करके कोई भी मेरे व्यूज का अर्थ ये न ले कि मैं उनसे मनभेद रखता हूँ। मेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद किसी से नहीं है। इस क्लैरिफिकेशन के साथ अगर मैं
केस के ऊपर आऊं तो केस बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक जानवी नागपाल नाम की लड़की जो मेडिकल में एडमिशन लेना चाहती थी, जिसको की बोर्ड ने घोषित कर दिया कि वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है। तो और आपको मालूम है कि मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के आगे जाकर भी कुछ और नियम आईएमसी ने बनाए हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम शायद उसमें यह है कि अपर लिम्ब डिसेबिलिटी आपकी नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ में डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी वो टॉलरेट कर दे। तो पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट था कि या तो आप फिर से उसको एग्जामिन करो, क्योंकि पिटिशनर शायद ये भी सोच रहे थे कि उसका असेसमेंट ठीक से नहीं हुआ और वो है पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या फिर पिटिशनर ने ये भी आर्गुमेंट किया कि सेक्शन 32(1) ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो कहता है कि रिजर्वेशन सिर्फ पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मिलना चाहिए और पीपल विद डिसेबिलिटी को नहीं मिलना चाहिए। ये जो क्लासिफिकेशन है बेंचमार्क डिसेबिलिटी और नॉन बेंचमार्क डिसेबिलिटी का, ये क्लासिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्गुमेंट पिटिशनर ने किया। लेकिन जब आर्गुमेंट्स के लिए केस आया तो लकीली फॉर्चुनेटली पिटिशनर्स ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी वाला आर्गुमेंट वापस ले लिया, उन्होंने प्रेस नहीं किया। तो उनका आर्गुमेंट जैसे दानिश ने अभी बताया, उन्होंने दो बातें वो प्रेस कर रहे थे। या तो एम्प्लॉयमेंट के आधार पर सेक्शन 34 के आधार पर आप अगर सुटेबल कैंडिडेट नहीं, अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कैंडिडेट नहीं है तो पीपल विद डिसेबिलिटी को दे दो, ओपन को क्यों देते हो, ये एक आर्गुमेंट था उनका। और दूसरा आर्गुमेंट था कि या तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर दो सीट, सो दैट अगर इस साल नहीं दे पाए तो नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हो। कोर्ट ने बोला दोनों सेक्शन की लैंग्वेज एग्जामिन करके 32 और 34 कि जब पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं बोला तो हम कैसे बोल सकते। और कोर्ट ने ये भी बोला कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो अलग है और पीपल विद डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो अलग है एक्ट में, 2R और 2S टू बी प्रिसाइज। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कौन लोग हैं जिनकी डिसेबिलिटी 40% है उससे ज्यादा है, और पीपल विद डिसेबिलिटी कौन है जिनकी डिसेबिलिटी 40% से कम है। तो जब पार्लियामेंट ऐसा बोल रही है तो हम कैसे आपकी बात मान ले। और क्योंकि कैरी फॉरवर्ड का रूल पार्लियामेंट ने 34 में लगाया है, एम्प्लॉयमेंट में लगाया है, लेकिन ये रूल 32 में नहीं है, 32 में सिर्फ रिजर्वेशन है। तो इसके ऊपर फिर कोर्ट ने बोला कि कोर्ट ने विकास कुमार का जजमेंट बहुत साइट किया, बहुत ज्यादा रेफर किया उस जजमेंट को, और उस जजमेंट के आधार पे कोर्ट ने बोला कि क्योंकि ये जो कानून है ये पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए बना है, तो ये तो गलत बात है कि रिजर्व सीट्स डिसेबिलिटी की ओपन कैटेगरी को नहीं जानी चाहिए। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि पार्लियामेंट ने जो स्ट्रेटेजीज है रिजर्वेशन की वो एजुकेशन के लिए अलग रखी है और एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग रखी है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम लॉ कमीशन को गुजारिश करते हैं कि आप इस त्रुटि के ऊपर विचार करो और उचित जजमेंट, उचित सजेशंस गवर्नमेंट को दो। पिटिशनर ने 2 जजमेंट अपने आर्गुमेंट्स में साइट किए, एक ओएनजीसी का जजमेंट और एक जस्टिस फॉर ऑल का जजमेंट। तो उन दोनों जजमेंट्स में कोर्ट समहाउ कोशिश कर रहा था कहने की कि क्योंकि ये लॉ डिसेबल्ड के लिए है तो डिसेबल्ड लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। अब मतलब क्रक्स इस टोटल डिबेट का ये है कि क्या ये ठीक है कि हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी और नॉन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बीच में जो डिस्टिंक्शन है लॉ में उसको हम नजरअंदाज कर दे, या एटलीस्ट उस डिस्टिंक्शन को हम प्ले डाउन करें। राइट, दिस इज द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन। या बिल्कुल। अब मुझे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे आपका ओपिनियन जानना है कि इस पूरे खेल में, इस पूरी जो कार्रवाई हुई है, जो पूरा जजमेंट आया है, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, क्योंकि आप पढ़ाते हैं तो आपको लंबा एक्सपीरियंस है, आपका ओपिनियन क्या है? आर यू इन फेवर ऑफ गिविंग दिस जॉब्स इफ कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल टू द नॉन बेंचमार्क पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या नहीं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कोई भी डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट जिसको 1% भी इस मूवमेंट से अगर प्यार हो, वो ये कभी नहीं बोलेगा कि अगर नॉन बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कैंडिडेट अगर आपको नहीं मिले तो आप डिसेबल्ड को मत, राइट।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखूं। लेकिन मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं उससे पहले, जो पिटिशनर ने नहीं किया ना जो कोर्ट ने किया, कि क्यों नहीं मिलते आपको पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। क्या ये सच बात है कि पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अवेलेबल नहीं है इसलिए हमको पीपल विद डिसेबिलिटी? तो आपका सवाल ही गलत था। आपने डाइकोटोमी क्रिएट कर दी विद, और डाइकोटोमी अपने निगेटिवली क्रिएट किया। आपने ऐसा पिक्चर पेंट किया कि लॉ ने पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और पीपल विद डिसेबिलिटी में डिफरेंस करके एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टांस लिया है। वेयर एज रियलिटी ये है कि रिसोर्सेस हमारे पास कम है, जॉब्स कम है, हमारे पास एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट्स कम है। तो क्या हम नजरअंदाज कर दे इस बात को कि जो सीवियरली डिसेबल्ड है, जिनकी डिसेबिलिटी ज्यादा चैलेंजिंग है, उनको प्रेफरेंस ना देके हम सबको एक जैसा प्रेफरेंस दें? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने बोलना शुरू किया है कि इवन SC/ST के फील्ड में भी क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना चाहिए। तो जब सोशल डिसेबिलिटी वाला रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली दिया है, वहां पे भी जब हम सीवियर को प्रिफर करते हैं नॉन सीवियर, तो क्या ये ठीक होगा कहना, इवन आर्ग्यूमेंट करना इस लेवल पे कि नॉन बेंचमार्क की जगह बेंचमार्क की जगह आप नॉन बेंचमार्क को दे दो अगर बेंचमार्क आपको ना मिले। लेकिन क्यों नहीं मिलते भाई आपको? क्या ये सही बात है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी की संख्या कम हो गई है? क्या आपके पास डेटा है? तो आपने, और मैंने मतलब मैं विद ग्रेट रिस्पेक्ट मैं कहूंगा कि ये बचकाना आर्गुमेंट मैंने कुछ ब्लॉग्स में भी पढ़ा है, क्या जहाँ पे कि कुछ इंथुजियास्टिक लॉ स्टूडेंट्स ने बोला है कि डिसेबिलिटी तो डिसेबिलिटी होती, तो आप ये डिस्टिंक्शन क्यों करते हो बेंचमार्क डिसेबिलिटी और नॉन बेंचमार्क डिसेबिलिटी? तो इसका रीजन है कि रिसोर्सेस स्केर्स है, रिसोर्सेस कम है, सीट्स कम है, तो आप सबको नहीं दे सकते। हाँ, ओपन कंपटीशन में सब भाग ले सकते, लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आती है तो आपको कोई ना कोई कंडीशंस लगाना पड़ता है। तो ये इसलिए दोनों चीजों में पहली बात तो ये अज्यूम करना कि नॉन पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर नॉट अवेलेबल इन मेडिकल फील्ड, ये गलत है। वो अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि मेडिकल IMC की पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेट, अगर IMC अपनी पॉलिसी ठीक करे तो बहुत सारे पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपको मिल जाए। इसलिए इवन पीपल विद डिसेबिलिटी को भी रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात जो नजरअंदाज हुई कि आर्गुमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, आपने कहा कि सेक्शन 32(1) कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है भाई। और आपने किस ग्राउंड पे इनवैलिड बोला? आपने इस ग्राउंड पे इनवैलिड बोला कि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है बिटवीन बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड नॉन पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड पीपल विद नॉन बेंचमार्क डिसेबिलिटी। क्या इस तरह का आर्गुमेंट करना सही है, कम्युनिटी के हित में है? और क्या आपने कम्युनिटी से कंसल्ट किया ये आर्गुमेंट करने से पहले? मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं धन्यवाद देता हूं पिटिशनर्स को कि उन्होंने प्रेस नहीं किया, लेकिन ये आर्गुमेंट सरफेस होना भी कोर्ट में डेंजरस है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। अगर स्केर्स रिसोर्सेस को आपको मार्जिनलाइज्ड और टॉप डाउन जो मार्जिन में जो लोग हैं अगर उनको देना है, ना कि आपको एलिटिस्ट और सो कॉल्ड डिसेबल्ड को देना है, तो अगर आपको रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन सीरियसली करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के हिसाब से करना है, तो उन्हीं को मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। तो पहली बात तो ये आर्गुमेंट ही क्यों किया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या ये बैकफायर होगा? हो सकता है बैकफायर हो जाए, कोई और भी आगे चल के ये आर्गुमेंट कर सकता है। वो तो बोलेगा जब आपके ही लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं इस तरह के से, तो हम क्यों नहीं कर सकते? गवर्नमेंट भी कर सकती, गवर्नमेंट भी बोल सकती, क्योंकि इट सीम्स दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेट्स डाइल्यूट द डिस्टिंक्शन बिटवीन बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड नॉन। बिल्कुल। इसमें 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग मेरे सवाल है। अब ये बताइए कि पहला सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि ऐसा क्यों है कि बेंचमार्क डिसेबल नहीं मिल रहे, आई एग्री विद यू, लेकिन अब एजेंसी इसमें ये कहेगी हमारा काम नोटिफिकेशन को पब्लिश करना है, हमारा काम कैंडिडेट ढूंढना नहीं है। तो अब ये काम अब हम कोई NGO तो है नहीं, हमारा काम तो जॉब निकालना और जॉब देना है। अब कैंडिडेट भी हम ढूंढे, ये हमारे बस पे नहीं है। दूसरा, RPD एक्ट रीजनेबल अकोमोडेशन तो देता ही है नॉन बेंचमार्क डिसेबल्ड को,
तीसरी बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, माइंडसेट क्या था जब हम एम्प्लॉयमेंट में 34 में दे सकते हैं कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन, तो 32 में क्यों नहीं? बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल पूछा कि 34 और 32 में डिफरेंस क्यों। मेरा सिंपल आंसर है उसके लिए, लॉ की लैंग्वेज में नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। क्योंकि 34 में जो आपने अरेंजमेंट की, वही अरेंजमेंट आपको 32 में कर दीजिए। किस बेसिस पे आप बोलते हैं कि 34 में आप रिजर्वेशंस 1% ईच डिवाइड करते हो अक्रॉस 4-5 डिसेबिलिटीज, राइट? और किस बेसिस पे आप बोलते हो कि हम सिर्फ अक्रॉस द बोर्ड हम वर्ड डिसेबिलिटी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को अलग अलग देखते हो, 1, 2, 3, 4, और 32 में आप सब पर्सन विद डिसेबिलिटी को एज अ लंप ट्रीट करते हो। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करनी चाहिए थी तो इस ग्राउंड पे करनी थी, उन्होंने नहीं, राइट? इसलिए मेरा कहना यह है कि जब अब मैटर अगर लॉ कमीशन के पास जाएगा तो लॉ कमीशन को हमको सजेस्ट करना चाहिए कि 34 की स्ट्रेटेजी आप 32 में लो। लेकिन उसमें एक मेरा कैविएट है। कैविएट ये है कि कैरी फॉरवर्ड का जो प्रिंसिपल है वो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जनरली नहीं लगाते, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है एक चीज आगे जाती है। अगर कोई जॉब वैकेंसी हो तो वैकेंसी आगे जा सकती है, 1 साल आगे जा सकती है। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो सीट है वो अगर सीट आपने नहीं भरी तो एक सीट खाली रहेगी, तो वो सीट खाली रखने में कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एडिशनल सीट बढ़ेगी, लेकिन वो साल चला जाएगा और वो सीट भी चली जाएगी। इसलिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड की जरूरत ही नहीं है, कैरी फॉरवर्ड की नेसेसिटी भी नहीं है। आप 2 चीजें कर सकते हो। 1, या तो आप एक बेंचमार्क कैटेगरी वाइज आप रिजर्वेशन डिवाइड कर दो 1% ईच ऑन द लाइंस ऑफ 34, और 2, अगर एक कैटेगरी से बंदा आपको ना मिले तो दूसरी कैटेगरी। मेरे ख्याल से पहले हमें यहाँ पे ही रुकना चाहिए और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हाँ, अगर डेटा मिला तो हम आगे जा सकते हैं। अब जहां तक आपका दूसरा सवाल, ये किसकी जिम्मेदारी है, हम क्या करें, नहीं मिलते, तो मेरे हिसाब से इफ यू रीड पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट केयरफुल, देयर इज अ ऑब्लिगेशन ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर दैट दे आर प्रोएक्टिव इन प्रोवाइडिंग इन मेकिंग देयर एनवायरनमेंट इनेबलिंग फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। उल्टा उनको कंटिन्यूअसली इस बात को रिपीट करना चाहिए कि हम तैयार हैं, हम पीपल विद डिसेबिलिटीज को एडमिशन दे सकते हैं, हम उत्सुक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की संकल्पना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ कहने से तो नहीं होगा, आपको इंक्लूसिव बनना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहना कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो बहुत इजी आर्गुमेंट है, लेकिन ये आर्गुमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। यूजीसी ने भी कहा है, अनेक जजमेंट्स में कहा है कि आपको अपनी वेबसाइट पे आप किस तरह इंक्लूसिव है ये आपको मेंशन करना चाहिए। और ये कॉमन सेंस है कि आप एम्प्लॉयमेंट में डिवाइड करते हो डिसेबिलिटीज और एजुकेशन में नहीं करते, क्यों नहीं करते? और ये बात पिटिशनर्स के ध्यान में आनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली उनके ध्यान में नहीं आई शायद, या हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो फिर वही होगा कि एक डिसेबिलिटी ही सारी सीट लेके जा सकती है, जैसा कि हो रहा है आजकल। स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज SLD सब एडमिशन लेके जाते हैं। आप सर्वे करवाइए। एटलीस्ट मैं एनालिस में देखता हूँ, और मैंने बाकी लॉ स्कूल्स के कलीग से भी ये सुना है कि यार आजकल अचानक स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बहुत आ रहे हैं, और वो 2 दिन में सर्टिफिकेट लेके आते। अगर आप उसमें कोई त्रुटि भी निकालो तो 2 दिन के अंदर उनके पास सर्टिफिकेट आ जाए। और इससे ये कतई ये मेरा कहना नहीं है कि SLD नहीं है, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग SLD कैडर से ही एडमिशन ले, क्यों ब्लाइंड लोग नहीं ले रहे, क्यों डेफ विजुअली, क्यों स्पीच इम्पेयर्ड नहीं ले रहे, क्यों ऑर्थोपेडिकल नहीं ले रहे, और क्यों एनकरेजमेंट नहीं है कि ऐसे लोग भी ले, राइट? तो इसलिए ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है कि 32 और 34 का इक्वेशन आपको सोचना चाहिए, और ये हाईकोर्ट को भी सोचना चाहिए था। मेरे ख्याल से दोनों तरफ से इधर ये चीजें नजरअंदाज हुई, या मैं क्षमा चाहूंगा अगर आर्गुमेंट किया होगा पिटिशनर ने, लेकिन कोर्ट ने अगर उसको तवज्जो नहीं दी होगी, तो डेफिनेटली पिटिशनर्स डिजर्व क्रेडिट, बट आई डोंट नो। इसमें 2 और सवाल आ रहे हैं जी। एक सवाल तो ये है कि ये बताएं कि बहुत बार हमने ये देखा है कि 40% की जो डिसेबिलिटी रखी है
और ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ शो करता हूँ, कई बार अगर कोई आर्ग्यूमेंट आता है, कोई कंट्रोवर्सी एरप्ट होती है कंट्री में, तो वो फटाफट मुझे फोन करते हैं कि हमारा शो डाउन कर दो जी। यूट्यूब से। तो उनको डर है। तो 40% में, और कई लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि 35 और 40 में क्या बनता है, ये किस बेस पे आप कर रहे हो भाई? हम अगर 35% डिसेबल्ड हैं तो हमें नहीं दे रहे, और 40% को आप दे रहे हो, तो ये कैसे हम डिस्टिंक्ट करें? क्योंकि जो फेक केसेस आ रहे हैं उसमें भी हमने देखा है जो 40, 45, 50 तक, वो हमेशा संदिग्ध होते हैं। जो 40 से आप देखोगे कि बहुत सारे केसेस बड़ी पोस्टों में 40% ही डिसेबल्ड मिलेंगे आपको। तो बिल्कुल। कई बार लोग ये पूछते कि यार 40 की रिजर्वेशन और क्या 40, जादूगरी ये है? हाँ, ये 41 नहीं है, 42 नहीं है, 45 नहीं है, 50 नहीं है, 60 नहीं है, करेक्ट 40 ही है। और उनमें से मैं आपको पहले बता चुका हूं, कई लोगों ने मुझे बोला हमारे शो डाउन कर दो जी, जब भी जी, कोई कंट्रोवर्सी आई है। तो यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो है कहीं। जी। तो ये कैसे करें? इस आर्ग्यूमेंट का क्या जवाब दे? अब ब्लाइंड के केस में एक आंख वाले को 30% डिसेबल्ड माना जाता है। जी। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है, क्या हमारा भी ये फेलियर है? जब आरपीडी एक्ट बन रहा था 32 और 34 को हमने ऐसे जाने दिया, ये इतने इंपॉर्टेंट क्लोजेस हैं और इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया डिस्टिंक्ट किए बिना। बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो अप्रोचेस है डिसेबिलिटी को डिफाइन करने। एक अप्रोच है जो सिंपलिस्टिक अप्रोच जिसको बोलते हैं कि आप परसेंटेज फिक्स कर दो, राइट? तो दुनिया में बहुत जगह ये अप्रोच है अभी भी, सिंपलिस्टिक अप्रोच, कि यू फिक्स अ परसेंटेज। और परसेंटेज जब आप फिक्स करोगे तो आर्बिट्रारीनेस तो आएगा। अब सिंपल मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि 1 लीटर दूध आप कैसे गिनते, राइट? क्यों भाई आप इसको 1 लीटर, इसी में क्यों इसको ही हम 1 लीटर क्यों माने? या 1 मीटर का क्लॉथ आप कैसे, मीटर का कंसेप्ट है, इसको ही हम मीटर क्यों ना माने? तो आपको मापदंड तो रखने पड़ेंगे। अब मापदंड जब आप रखेंगे तो उसमें आर्बिट्रेरीनेस तो कहीं ना कहीं आएगा। तो इसमें आपकी बात में बिल्कुल दम है कि क्यों 40, क्यों 35 नहीं। तो मैंने जो मैं आपको बता रहा था कि दो अप्रोचेस है। एक अप्रोच है सिंपलिस्टिक अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, कि आप नंबर फिक्स कर दो कि 40% है तो आप डिसेबल्ड है, 39% है तो आप नहीं। दूसरा अप्रोच है जिसको बोलते हैं एक्टिविटी लिमिटेशन अप्रोच। तो एक्टिविटी लिमिटेशन अप्रोच वुड इवेल्युएट योर कैपेसिटी टू परफॉर्म इन ए पर्टिकुलर सेक्टर। सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट से पहले आप वायलिनिस्ट थे और आपके दाएं हाथ की जो पहली फिंगर है वो टूट गई एक्सीडेंट, राइट? तो एज अ वायलिनिस्ट आप डिसेबल्ड बने, राइट? एज अ वायलिनिस्ट आप 100% डिसेबल्ड, कि आपका एक्टिविटी लिमिटेशन 100% है विज़ावी प्लेइंग ऑफ वायलिन, और वो आपका मेन प्रोफेशन है। लेकिन बाकी चीजों में आप नॉर्मल है। तो देखा जाए तो एक्टिविटी लिमिटेशन वाली जो अप्रोच है वो बहुत सही अप्रोच है। लेकिन आप अगर इंडिया का साइज देखेंगे और इंडिया के ह्यूमन रिसोर्सेज देखेंगे तो क्या हम एक्टिविटी लिमिटेशन अप्रोच यूज करके डिसेबिलिटी इवेल्युएट कर सकते हैं? तो आंसर इसका नो हमको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये रिसोर्सेस नहीं है। और इसलिए हमने जो परसेंटेज वाला जो इजी सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा कि आप पूरे देश में ये पॉलिसी या एक्ट लगा रहे हो, इसलिए हमने परसेंटेज लिया। और सवाल ये कि जब अब हम परसेंटेज भी ठीक से नहीं कर सकते, जिसकी हमको प्रैक्टिस है, क्योंकि परसेंटेज तो हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, तो हम परसेंटेज जब भी हम अगर ठीक से नहीं कर सकते तो एक्टिविटी लिमिटेशन हमने अगर सपोज अडॉप्ट कर भी लिया तो आप इमेजिन करिए क्या होगा। तो ऐसा ना हो कि भाई ऑपरेशन पेशेंट डाइड एंड ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो इसलिए मैं आई वुड बी विद द गवर्नमेंट सो फार एज दिस परसेंटेज इज कंसर्न, और कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है इस केस का कि पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि ठीक है, अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले अगर नहीं मिलते तो पीपल विद डिसेबिलिटीज को आपको देना है, तो ठीक है आप एक परसेंटेज फिक्स कर लो, से 5% से 10%। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो आपको परसेंटेज से प्रॉब्लम है, इसलिए आप बोल रहे हो कि भाई ये सेक्शन 32(1) अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑल्दो आपने आर्ग्यूमेंट को प्रेस नहीं किया थैंकफुली, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आपको एक तरफ तो परसेंटेज से प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ आप फिर ये बोल रहे हो कि ठीक है अगर पीपल विद डिसेबिलिटीज को देना है तो आप एक परसेंटेज फिक्स कर लो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आर्गुमेंट था मेरे ख्याल से, और इतने बड़े मसले पे इस तरह से कंफ्यूजिंग आर्गुमेंट करना शायद हमारे सेक्टर के हित में नहीं है, राइट? या दानिश।
जी, दूसरा मेरा सवाल था आपसे कि जब एक्ट बन रहा था क्या हमारी फेलियर थी, इसको ओवरलुक किया गया? हाँ, 32 और 34 में तो डेफिनेटली 100% जिन लोगों ने ये ड्राफ्टिंग की उनकी फेल्योर है। हालांकि मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहूंगा इस बात में। मैं मतलब मैं आई कांट से विद 100% कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए हैं। क्योंकि दानिश जी, आप इस बात को नोट करिए कि शायद 2014 में फाइनल ड्राफ्ट हमने सबमिट किया गवर्नमेंट को, सुधा कोल, और पार्लियामेंट ने 2016 में ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया। तो 2 साल का वक्त गुजरा। अब जो ड्राफ्ट था, फाइनल ड्राफ्ट, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव था और उसमें काफी प्रोविजंस थी जो इन्होंने डाइल्यूट कर दी गवर्नमेंट। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि वेदर 32 वाज आल्सो लाइक 34 एंड वेदर इट वाज डाइल्यूटेड बाय गवर्नमेंट। तो आई वुड प्लीड माय इग्नोरेंस, क्योंकि आई डोंट रिकलेक्ट राइट नाउ, और ये शो क्योंकि अचानक हुआ तो इसलिए आई कुड नॉट रिविजिट द ड्राफ्ट। लेकिन मेरे पास एक और सोल्यूशन था जो मैंने आज एक ग्रुप पे मेरे व्यूज जब प्रेजेंट कर रहा था तो मैंने वहां पे डाला कि लॉ में एक चीज होती है कि आप कानून के जो सेक्शन है उनको इंटरप्रेट कर सकते। तो लॉयर्स का जो सबसे बड़ा आर्ट होता है वो होता है कि इंटरप्रेट करो कानून। तो मेरे हिसाब से, मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, petitioners could have easily said that why don't you read sections 34 and 32 together? आप एक साथ क्यों नहीं रीड करते 34 और 30? अगर आप 34 और 32 को एक साथ रीड करोगे तो आपको जो गैप नजर आ रही है सेक्शन 32 में वो चली जाएगी। और एक लॉजिक है 32 और 32 को एक साथ पढ़ने का। लॉजिक है कि दोनों सेक्शन रिजर्वेशन के लिए है, इसलिए कोर्ट बोल सकती थी इजीली कि जो चीजें गवर्नमेंट ने 34 में बोली है वो 32 को भी कुछ चीजें छोड़ के लागू हो सकती है। पर्टिकुलरली बारिंग कैरी फॉरवर्ड, एवरी अदर थिंग कुड हैव बीन इजीली मेड एप्लीकेबल टू 30। तो जिसको हम स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, जो मैंने कहा गांधी केस से आता जा रहा है इंडिया में, तो ये उल्टा इजी रास्ता था और ये ज्यादा क्रिएटिव रास्ता था, ना इसके वजह ना कि आप डायरेक्ट सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल चले। और क्योंकि आजकल कोर्ट तैयार रहता है एक ऑल्टरनेटिव देने के लिए, जब तक लॉ नहीं बनता तब तक कोर्ट आपको एक ऑल्टरनेटिव दे सकता है और वो ऑल्टरनेटिव पे काम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर कोर्ट के पास हम इस तरह का आर्ग्यूमेंट करते तो कोर्ट कुड हैव इजीली सेड कि ओके, टिल द अमेंडमेंट्स आर मेड, लेट्स रीड 34 and 32 together, and therefore this whole thing of कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी मिलते नहीं, दिस दैट, और किसको जाना चाहिए ओपन कैटेगरी, ये सब चीजें खत्म हो जाती। जी, ये कितना डेंजरस हो सकता था, क्योंकि अगर हम परसेंटेज हटा दें और ये बोलें कि आप डिसेबल्ड को दे दो, तो हमने पहले भी देखा है कि कई बार कम्युनिटी में इस पे बहस हुई है कि कुछ जो एम्प्लॉयर है बहुत कन्वीनियंटली लो विजन को रखते हैं और ब्लाइंड को नहीं रखते हैं। तो जब हम ये पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं कि आप डिसेबल्ड को दे दो, बेंचमार्क डिसेबल्ड को ना दो, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्लेवरली इसको डाइल्यूट कर सकती है। तो इसमें बहुत पेंडामोनियम सिचुएशन भी पैदा हो सकती है कम्युनिटी में। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है हमारे लिए? नहीं, बहुत डेंजरस है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये डेंजर हम खुद ही इनवाइट करें, राइट, डिसेबल्ड पर्सन्स व्हाइल मूविंग द कोर्ट, इफ दे आर्ग्यू कि ये डिस्टिंक्शन अंडरमाइन होना चाहिए, तो इससे बड़ा सुसाइडल मिशन क्या होगा? कल को ये एम्प्लॉयमेंट में भी दिया जा सकता है बाद में आर्ग्यूमेंट, हर जगह। इनफैक्ट जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने डिसेंटिंग ओपिनियन में कलर ब्लाइंड केस में ऑलरेडी ही वाज अनहैप्पी विद दिस लिस्टिंग ऑफ, और वो कलर ब्लाइंडनेस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे कि ये क्या बकवास है ये बेंचमार्क और नॉन बेंचमार्क। लेकिन मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि बकवास उनकी थी, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि रिसोर्सेस अगर कम है वो उनके पास ही जानी चाहिए जो उनको ज्यादा से ज्यादा डिजर्व, और रिजर्वेशन एक खास तबके के लिए मिलना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये हो हल्ला क्यों कि आप पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को सिर्फ क्यों दे रहे हो, डिसेबिलिटी को क्यों नहीं दे? और फिर लोग ब्लेम करते हैं हम जैसे लोगों को कि भाई आप प्रोग्रेसिव नहीं हो, आप ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बोलते हो, आप डिग्निटी का अपमान करते हो। बकवास है ये, इस बात पे कोई दम नहीं है। मैं ह्यूमन राइट्स में विश्वास करता हूँ, मैं डिसेबिलिटी, पीपल विद डिसेबिलिटीज की बहुत इज्जत करता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू अंडरमाइन द डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज हु आर people with benchmark disabilities and those who are merely people with disabilities.
जब तक आप एक्टिविटी लिमिटेशन वाली अप्रोच को लेके नहीं आते, जब तक आप कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत नहीं करते जिससे सीवियरली डिसेबल्ड पीपल के ऊपर अन्याय ना हो, तब तक मेरे ख्याल से लेसर इविल इज बेटर देन ग्रेटर। तो ये कहते हैं लोग कि आप बहुत अग्रेसिव हैं, आपकी प्रॉब्लम पिटीशन से है, पिटीशन के आर्ग्यूमेंट से है या पिटिशनर से है? जी, मेरी आर्ग्यूमेंट मेरी 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 तकलीफ सिर्फ पिटीशन में रेस किए गए आर्ग्यूमेंट से है। पिटिशनर तो मतलब पिटिशनर के जो लॉयर थे राहुल बजाज, आई थिंक ही इज वेरी टैलेंटेड लॉयर और आई हैव हाईएस्ट respect and regard for him. I think I have always said whenever I had the opportunity to be with Rahul or with Amar that these people are trying to continue the legacy of Mr. Rungta. Now it is another matter whether the same being reciprocated by them. लेकिन मैं बहुत रिपीटेडली ये कहना चाहूंगा कि एग्रेशन से ही आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, एग्रीमेंट एग्रेसिवली करना चाहिए। और जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो आप डिसाइड करके नहीं करते कि भाई मैं इस लैंग्वेज में करूंगा या उस लैंग्वेज। तो मेरे ख्याल से जब तक आर्ग्यूमेंट को काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं मिलेगा तो आर्ग्यूमेंट में मजा नहीं आएगा। और आप प्लीज ऐसा मत सोचो कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस्ट आर्ग्यूमेंट, या अगर आप सोचते भी हो आपका आर्ग्यूमेंट बेस्ट आर्ग्यूमेंट, तो लेट अदर्स ट्राई एंड प्रूव दैट देयर आर्ग्यूमेंट इज अ वर्स्ट आर्ग्यूमेंट, right, by arguing against you rather than you getting angry with, right? तो मुझे लगता है कि अमेरिका और इंडिया में यही बहुत बड़ा फर्क है कि अमेरिका में काउंटर आर्गुमेंट्स को स्कोप है, टॉलरेंस को स्कोप है, लेकिन यहाँ पे एडवाइस ये दी जाती कि नहीं, आप क्रिटिसाइज करो लेकिन आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करो, सिलेक्टिव लैंग्वेज में क्रिटिसाइज करो। अब मेरा थोड़ा सा, मैं जिस जनरेशन से आता हूँ या मेरा जो टेम्परामेंट है, आई नेवर चूज माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स मेरे हार्ट से आते हैं और मैं वो वर्ड यूज कर सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहता हूँ कि बिलो द बेल्ट कभी किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए और गाली गलौज किसी को नहीं करनी चाहिए। दिस आर द टू रेड लाइन्स। बियॉन्ड दैट आई थिंक एवरीथिंग इज फेयर इन आर्गुमेंटेशन। और जब तक आर्गुमेंटेशन काउंटर आर्गुमेंटेशन से टेस्ट नहीं होगा, आप नहीं बोल सकते कि आपका आर्गुमेंट परफेक्ट। अब लास्ट में ये बताएं, वे फॉरवर्ड क्या है इस पूरे केस पे? वे फॉरवर्ड यही है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट कंसल्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट नॉट बी अंडर illusion that only in Delhi people with disabilities live, as seems to be the belief of Mr. Rajesh Agrawal, the in charge CCPD, with great respect. क्योंकि 3 साल में मैंने कभी CCPD से कोई कंसल्टेशन, मुझे किसी कंसल्टेशन का भाग CCPD ने नहीं बताया। हालांकि हो सकता है कि मेरा विजडम उतना ना हो। दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा कि CCPD should be from the disability sector. A bureaucrat, when he has the charge of CCPD, there is a conflict of interest. You can't expect a bureaucrat to become activist in favor of the disabled when he is holding additional charge. तो वे फॉरवर्ड के लिए पहली बात तो आप इंडिपेंडेंट CCPD का अपॉइंटमेंट कराओ, और दूसरी बात इस मसले पे अगर लॉ कमीशन सीरियस है तो एक प्रॉपर कंसल्टेशन आप ऑर्गेनाइज करो, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया से सीनियर्स को भी आप इनवाइट करिए और डिबेट को आगे चलाइए। मेरे ख्याल से इजी सॉल्यूशन इज टू यूज द स्ट्रेटेजी ऑफ 34 in 30। पर सर, अब जब हम इस केस पे बात कर रहे हैं तो इसमें CCPD का क्या रेलेवेंस है आपके आर्ग्यूमेंट में? और CCPD ये कह सकता है कि इंडिया में बहुत सारे लॉयर हैं, अब हर किसी को तो हम नहीं बुला सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। CCPD has its mandate और CCPD को अधिकार है कि भाई वो किसको बुलाए किसको न बुलाए। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि वो मुझे बुलाए, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप दिल्ली को मत केंद्र बिंदु रखो और बाहर के लोगों को भी बुलाओ, कि जब तक आप बाहर के लोगों को नहीं बुलाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि ऑल ओवर इंडिया में क्या हो रहा है। और इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, तो इसलिए यू कांट हैव अ टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच आपको लेना चाहिए। बस इतना लिमिटेड पॉइंट है। और सबसे बड़ा इशू ये भी है ना कि बीच में बातें थोड़ा डिवेट कर मैं करूँ, बीच में बात चल रही थी कि भाई एक्ट में आप अमेंडमेंट करो और CCPD के पावर बढ़ाओ। पहले CCPD तो लाओ आप, बाद में उसके पावर बढ़ाए। मैं किसी ब्यूरोक्रेट को CCPD नहीं मानता।
क्योंकि देयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्लियरली. A government employee cannot become the CCPD, right? CCPD के पास सिविल कोर्ट के पावर्स है, और एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट का कैसे सिविल कोर्ट बन सकता है, मुझे बताओ, राइट? तो सीधी बात है कि अगर आपको CCPD और इन्होंने CCPD में शायद अभी देयर इज सम ब्लाइंड पर्सन हु इज मिस्टर गोविंद, राइट? हाँ, तो उनको एडिशनल क्यों बनाया भाई? उनको बनाओ ना CCPD, अगर आप गवर्नमेंट को सही में कमिटमेंट है. अब मतलब जैसे मैं बिल्कुल अगर संक्षिप्त में आपको बताऊं क्या चल रहा है हमारे फील्ड में, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि अब वी आर वेरी मच कोर्ट कॉन्शियस नाउअडेज. कितने जो हमारी जो इतने इंस्टीट्यूशंस है, NIVH या NIHH, कितने इंस्टीट्यूशंस में फुल टाइम डायरेक्टर्स है? आप पता करें, किसी भी, मेरे नॉलेज में बहुत कम इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे फुल टाइम डायरेक्टर्स है. कितने हमारे ब्रेल प्रेस एक्टिव है भारत में, आप पता करेंगे, एक दो छोड़ के ब्रेल प्रेस एक्टिव नहीं. तो कोर्ट से परे भी बहुत सारी चीजें हैं. एक्सेसिबिलिटी, सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी से परे भी बहुत सारी चीजें हैं. When I say this, I by no means undermine court activism or accessibility. लेकिन for God's sake, disability rights movement is not only about accessibility and courts. It's much more, right? Absolutely, yes. It's much more. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आई थिंक बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं और समय समय पर बात करेंगे आपसे. मजा आता है जब भी आपसे बात करते हैं, और एक बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव आपने दिया है, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you, Danish. और I think I must thank this Janvi petition in a way, because my wife was just hilariously telling me कि शायद इन लोगों ने सोए हुए शेर को जगा दिया. तो मैंने कहा मे बी. थैंक यू. बढ़िया. तो लिसनर्स, बात हमने की जानवी नागपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के बारे में, जिसमें एक आर्गुमेंट दिया गया, क्या एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है वो अगर बेंचमार्क डिसेबल्ड नहीं अवेलेबल है तो दिया जाना चाहिए? क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और टॉपिक पर. दीजिए इजाजत. सुनते रहिए रेडियो डन ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय. अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है, और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार. गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ. अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है. और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया. ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न, और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान. लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए. इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025. हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की.